अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाने ही लगी थी कि भाभी अपना जोड़ा लिए मेरे पास आ गई। कहने लगी, मोमिना, इसे पहन लो। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और भाभी का वो जोड़ा पकड़ लिया। दरअसल भाभी का जोड़ा बहुत ही नरम व मुलायम और ढीला ढाला सा था और मुझे सोते वक्त ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद थे। इसीलिए भाभी अक्सर ही अपना कोई न कोई जोड़ा मुझे दे देती और मैं वो पहनकर सुकून से सो जाती। मैं खुद नौकरी पेशा लड़की थी, इसीलिए मेरे सारे कपड़े भी बहुत डिजाइनिंग वाले और फिटिंग वाले होते थे, जिनमें सोना बहुत ही मुश्किल काम था। भाभी मेरी भाभी बाद में थी और सहेली पहले, इसीलिए वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अब भी मैंने भाभी का दिया हुआ वो ढीला ढाला लिबास पहना और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत थी, इसीलिए मैं कमरे में अंधेरा कर चुकी थी। दर्द की एक तेज लहर मेरी कमर में उठी थी। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करना और फिर घर आकर भाभी के साथ घर के कामकाज करवाना कोई आसान काम नहीं था। अक्सर ही मेरी कमर में दर्द रहता था और अब भी बिस्तर पर लेटते ही ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी कमर पर कोई जोरदार चोट लगा दी हो। रोजाना के मुकाबले में दर्द ज्यादा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मुझे नींद आ ही गई। और फिर जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर तन्हा नहीं थी, बल्कि मेरा भाई मेरे दोनों पैरों के दरमियान बैठा। मेरा नाम मोमिना है। मेरे वालिदैन बहुत पहले गुजर गए थे। मैं अपने भाई के साथ रहती थी, इसीलिए जब मेरे भाई की शादी का वक्त आया तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी थी कि अगर कोई बाहर की लड़की हमारे घर आएगी तो वो मेरे भाई को मुझसे दूर कर देगी। फिर मेरा क्या बनेगा? मुझे लगता था कि अगर मेरी भाभी ने मेरे भाई को आते ही अपने काबू में कर लिया तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यही सोचते सोचते एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से अपने भाई की शादी करवा दूं जो मेरे लिए गैर ना हो, बल्कि वो मुझसे पहले से ही बहुत मोहब्बत करती हो। ये ख्याल आते ही मेरा जहन सीधे अपनी दोस्त शुमाइला की तरफ चला गया। वो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी, बल्कि काफ़ी सलीका शार भी थी। इसे सिलाई का हुनर भी आता था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती थी। मेरी नज़र से देखा जाता तो वो एक बेहतरीन भाभी साबित हो सकती थी। मेरी दोस्ती सिर्फ शुमाइला से ही नहीं थी, बल्कि इसके घर वालों से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसीलिए मैंने अपने भाई से शुमाइला के हवाले से बात की तो भाई ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगे कि ये तुम्हें अचानक शुमाइला का ख्याल क्यों आ गया। मैंने सारे खदशात भाई के सामने बयान कर दिए कि मुझे लगता है कि भाभी आएगी तो भाई बदल जाएगा। मेरी बात सुनकर भाई जोर जोर से हंसे और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें जो लड़की मुनासिब लगती है तुम उससे मेरा रिश्ता करवा दो, लेकिन याद रखना कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं बदलूंगा। माँ बाप के जाने के बाद जिस तरह मैंने तुम्हें सीने से लगा कर रखा है, आइंदा भी तुम्हें इसी तरह अपने सीने से लगा कर रखूंगा। और फिर भाई की इजाज़त मिलते ही मैं शाम को शुमाइला के घर पहुंच गई। मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं था, इसीलिए ये मुश्किल काम मुझे खुद ही करना था। और फिर मैंने शुमाइला से पूछे बगैर ही डायरेक्ट शुमाइला की अम्मी से बात की। मेरी और शुमाइला की दोस्ती को काफ़ी साल गुजर चुके थे। इसकी अम्मी मेरे भाई को भी पहचानती थी, क्योंकि भाई अक्सर ही मुझे शुमाइला के घर लेने और छोड़ने के लिए जाते थे। वो कहने लगी कि बेटी, मैं शुमाइला के अब्बा से बात करूंगी और फिर शुमाइला की मर्जी जानकर ही हामी भरूंगी। लेकिन शुमाइला की अम्मी के चेहरे की चमक बता रही थी कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। फिर मैंने जब शुमाइला को इस बारे में बताया तो वो उछल पड़ी और गुस्से से कहने लगी कि पहले तुम मुझसे तो बात करती, तुमने तो सीधे मेरी अम्मी से ही बात कर ली। पता नहीं तुम्हारा भाई मुझे पसंद करेगा या नहीं। ऐसा ना हो तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में कोई और लड़की मौजूद हो। शुमाइला बहुत अजीबोगरीब सी बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने इससे कहा कि मैं भाई से पूछकर ही यहाँ आई हूँ, तुम फिक्र ना करो। एक दफ़ा तुम मेरी भाभी बन जाओ तो फिर मेरे घर में राज करोगी। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर खूब मज़े करेंगे। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। फिर 2 दिन गुजरे तो शुमाइला की अम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही। मेरी पक्की सहेली मेरी भाभी बनने जा रही थी। इससे ज़्यादा अच्छी और बात क्या हो सकती थी। और फिर जब हम शुमाइला के घर बाकायदा रस्म के लिए गए तो मैं और मेरा भाई बस हम दोनों ही थे।
मैंने शमाइला को दुपट्टा पहनाया, मिठाई खिलाई तो इसके चेहरे पर कोई ख़ास खुशी नहीं थी। मैंने धीरे से इससे पूछा कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तो उसने दबे-दबे लहजे में कहा कि मैं इसी मोहल्ले में शादी होकर जाना नहीं चाहती। मुझे कहीं अच्छी जगह शादी होकर जाना था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं इसी पुराने मोहल्ले में ही रह जाऊंगी। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम कहोगी तो हम किसी बड़े मोहल्ले में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें इतना मुंह बुरा बनाने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात सुनकर शमाइला का मिजाज बिल्कुल ठीक हो गया और फिर वो मेरे साथ नॉर्मल हो गई। हम दोनों ने खूब इंजॉय किया और रस्म भी अच्छी तरह से निमट गई। भाई और शमाइला की मैंने तन्हाई में मुलाकात भी करवाई थी। शमाइला इतनी खूबसूरत थी कि भाई को इस रिश्ते पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं हुआ था। फिर हमने जल्दी शादी की बात की तो भी शमाइला के घर वालों ने मना नहीं किया, बल्कि महीने भर बाद की ही शादी की तारीख भी दे दी। ये 1 महीना बहुत तेज़ी से गुजर गया। मैंने कुछ अपनी नौकरी से छुट्टियां ले ली थी, कुछ भाई ने, और फिर हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग भी कर ली थी। हम ज़्यादातर शॉपिंग पर शमाइला को भी साथ ले जाते। शमाइला की पसंद काफ़ी महंगी थी और वो हर महंगी चीज़ पर हाथ रखती। भाई तो इसकी पसंद देखकर परेशान होते, लेकिन मैं कहती कि तसल्ली रखें, मैं इतने सालों से नौकरी कर रही थी, मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे। फिर हमारे घर के हालात भी ठीक ठाक ही थे, हमें फाइनेंशियली कुछ इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। इसीलिए मैंने भाई से कहा कि जो शमाइला की पसंद है हम उसे वही दिलाएंगे। और फिर शमाइला ने अपने लिए महंगी तरीन शॉपिंग की और एक खूबसूरत दुल्हन का रूप धार कर वो हमारे घर चली आई। इसके आने से मुझे लगा कि मेरा घर मुकम्मल हो गया है। बहुत अरसे से मैं अपने आप को तन्हा महसूस करती थी। मुझे किसी औरत का साथ चाहिए था जो शमाइला के रूप में मिल गया था। लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद ही मुझे एहसास हुआ कि शमाइला वैसी नहीं है जैसा मैं इसे समझती थी। एक दोस्त होना अलग होता है और एक भाभी होना अलग। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती। अगर भाई ज़रा भी इसकी परवाह ना करते तो वो लड़ाई झगड़ों पर उतर आती और फिर मेरे समझाने पर खामोश होती। शादी को 15 दिन गुजर गए थे तो इसने ये कहकर सिलाई का काम शुरू कर दिया कि भाई इसे ज़्यादा खर्चे के पैसे नहीं देते। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि भाई मेरे सामने इसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, लेकिन फिर भी इसने ज़बरदस्ती सिलाई मशीन घसीट ली थी। मैं खुद भी नौकरी करती थी, भाई भी नौकरी करते थे, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि भाभी इस झमेले में पड़े। वो घर को संभालती, हमारे लिए यही बहुत था। लेकिन शमाइला ने ना सिर्फ सिलाई शुरू की, बल्कि वो हर वक्त सिलाई मशीन से ही चिपक गई। मैं नौकरी से वापस आती तो भी घर का सारा काम पहले की तरह मैं अकेले ही करती। भाई मुझे देखते तो गुस्सा करते और कहते कि तुम घर के कामकाज ना किया करो, लेकिन मैं शमाइला को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर के कामकाज खुद ही कर लिया करती थी। फिर एक दिन भाई कहने लगे, मोमना तुम नौकरी छोड़ दो, तुम पर बहुत बोझ पड़ गया है। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मैंने बहुत मेहनत से डिग्री हासिल की थी और अब मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं ये नौकरी मुस्तकिल करके अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी। मेरा तो अपनी शादी के बाद भी नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं जिस दफ्तर में काम करती थी वहीं एक लड़के को पसंद भी करती थी और इससे भी मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं शादी के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैंने खामोशी से घरदारी भी संभाल ली थी और नौकरी भी, जबकि भाभी ने सिलाई मशीन को ही अपना मस्कन बना लिया था। मैं तो अब शमाइला को भाभी ही कहने लगी थी, क्योंकि शमाइला का कहना था कि मुझे भाभी कहा करो। कभी कभी मुझे अजीब लगता था कि वो मेरी दोस्त से भाभी बन गई थी और मेरे साथ भाभीयों जैसा ही सलूक करने लगी थी। लेकिन फिर मैं सोचती कि शायद मैं ही इस बात को ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती, मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती और सबसे बढ़कर मेरी तन्हाई ख़त्म हो गई थी। मैं जब कामों से फारिग होती तो भाभी की सिलाई मशीन के पास बैठकर ही इनसे दिल की बातें करने लगती। ऐसे ही भाभी की शादी को 3 महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन मैं घर में दाखिल हुई तो भाई और भाभी के दरमियान किसी बात पर बहस चल रही थी। मैंने जानना चाहा कि क्या बात है, लेकिन भाभी खामोश हो गई और फिर मुझसे कहने लगी कि मोमिना बुरा मत मानना, लेकिन मियाँ बीवी की कुछ ज़ाती बातें होती हैं। तुम मेरी दोस्त सही, लेकिन मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकती। भाभी की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि वो शायद ठीक ही कह रही थी। मगर इस रात भाभी का मूड खुद ब खुद बहुत अच्छा हो गया। मैं सोने के लिए जाने लगी तो भाभी अपनी ढीली ढाली कमीज लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम क्या इतने चुस्त कपड़े पहनकर सोती हो?
तुम्हें मेरी इस शर्ट का कपड़ा बहुत पसंद है ना? ये बहुत नरम और मुलायम भी है। तुम ये पहन लो और अपनी ये शर्ट मुझे दे दो, मैं धोकर डाल देती हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं खुश हुई कि इन्हें मेरा ख्याल है। फिर मैंने इनका ढीला ढाला सा शर्ट पहना और अपनी शर्ट उतारकर इनके हवाले कर दी। वो मेरी शर्ट लेकर ये कहकर चली गई कि मैं इसे धोकर सुखा दूंगी, अब तुम सुकून से सो जाओ। और मैं थकी हारी सोने के लिए लेट गई। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे लिए बिस्तर से खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मेरी कमर में शदीद तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पैरों से जान निकल गई हो। बिस्तर का हाल भी कुछ अजीब सा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और वॉशरूम में गई, फिर कपड़े तब्दील कर लिए। कमर पर हाथ रखे रखे ही मैंने बहुत ही मुश्किल से नाश्ते के लिए पहुंची तो भाभी गहरी नींद सो रही थी और मेरा नाश्ता तैयार नहीं था। मैंने जैसे तैसे खुद अपना नाश्ता भी तैयार किया और भाई का भी। मुझे याद आया कि कल वाली कमीज़ तो भाभी धोने के लिए लेकर गई थी, तो फिर मुझे दफ्तर जाने के लिए दूसरे कपड़े चाहिए थे। कपड़े इस्त्री भी नहीं थे। मैं इसी परेशानी के आलम में अपने कपड़े निकालने के लिए स्टोर रूम में गई, क्योंकि अलमारियां सब स्टोर रूम में रखी हुई थी। तो ये देखकर हैरान रह गई कि रात जो कमीज़ मैंने उतारी थी वो स्टोर रूम में नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने इसे उठाकर देखा तो वो धुली हुई भी नहीं थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि भाभी ने तो मुझसे कमीज़ धोने के लिए ली थी, फिर धोई भी नहीं और स्टोर रूम में ऐसे ही फेंक दी। मेरी नई कमीज़ मिट्टी में रुल रही थी। मैंने इसे उठाकर एक साइड पर रखा और फिर दूसरे कपड़े निकाल लिए, जैसे तैसे इस्त्री किए और दफ्तर के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरी कमीज़ धुलकर सूख रही थी। भाभी ने मेरी तरफ देखा तो शर्मिंदगी से कहने लगी कि रात मुझे ख्याल ही नहीं रहा, कामों में लगकर मैं ऐसे ही थक कर सो गई, लेकिन अब मैंने तुम्हारी कमीज़ धो दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, आपको भी तो सारा दिन सिलाई का काम होता है। वो कहने लगी हाँ, ईद करीब है, सिलाई का बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। फिर उन्होंने वापस से सिलाई मशीन घसीट ली और कामों में मसरूफ़ हो गई। भाई आए तो भाभी तब भी सिलाई मशीन पर ही बैठी हुई थी, लेकिन रात के वक्त वो फारिग हुई तो सीधे मेरे पास आ गई। अपनी कमीज़ लेकर ही आई थी, वो भी वो धोकर सुखा चुकी थी। कहने लगी यही पहन कर सो जाओ, कल रात भी तुम्हें ये पहनकर अच्छी नींद आई थी ना? मैंने भाभी से कहा हाँ, ये बात तो है, वाकई मैं बहुत गहरी नींद नहीं सोई थी। वो मुस्कुरा कर कहने लगी हाँ, मैं एक दो दफ़ा तुम्हारे कमरे में आई थी तो मैंने तुम्हें गहरी नींद सोता देखा था। फिर मैंने भाभी की कमीज़ ली और इसे पहनकर दोबारा से सो गई। ये सिलसिला इसी तरह से चलने लगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। पैरों में अजीब सी तकलीफ थी और कभी कभार तो सर फटने लगता था और दिल चाहता कि दफ्तर से छुट्टी ही कर लूं, लेकिन वहाँ भी काम ज़्यादा था। जैसे तैसे ज़िंदगी की गाड़ी घिसट रही थी। फिर एक रात मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे दर्द से नींद ही नहीं आई। रोज़ाना मैं भाभी की दी हुई कमर दर्द की गोली लेकर सोती थी, लेकिन इस रात मैंने गुस्से में वो गोली भी नहीं खाई थी, क्योंकि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस मैं ऐसे ही कच्ची पक्की नींद सो रही थी कि आधी रात को मेरी आंख खुली और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि कमरे में मेरे भाई मौजूद थे और वो मेरी टांगों के पास बैठे अपने हाथों से। मैं घबराकर उठ बैठी और पूछा भाई ये सब क्या है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे जागता देखकर मेरे भाई के होश ठिकाने आ गए। वो जल्दी से खड़े हुए और कहने लगे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने भाई से कहा मुझे सच सच बताएं, ये सब क्या है? और फिर भाई ने तंग आकर ऐसी बात मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई और भाभी मिलकर मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करेंगे। मेरा तो रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया था। मैं बेयकीनी से अपने भाई को देख रही थी, जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा था, जिसने माँ बाप के बनने के बाद मेरे सर पर एक बाप की तरह हाथ रखा था। क्या वो बीवी आने के बाद मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता था? मैं ज़ारों के तार रोने लगी थी। मेरी आवाज़ पर शमाइला भी दौड़ती भागती कमरे में आई थी और मुझे जागता देखकर इसके भी होश उड़ गए थे। वो कहने लगी मोमिना, तुम सोई नहीं हो क्या? तुमने रात कमर दर्द की दवा नहीं खाई थी? मैंने गुस्से में शमाइला की तरफ देखा और कहा कि तुम दोस्त नहीं हो, डाइन हो, डाइन, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। इस दुनिया में एक भाई के सिवा मेरा था ही कौन, और तुमने उसको मेरे खिलाफ करके मुझे ही बर्बाद कर दिया।
शुमाइला के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। हर कोई अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। मैं भी कब तक इस गरीबी में गुजारा करूंगी? मैंने जो कुछ किया वो आगे बढ़ने के लिए किया। शुमाइला की बात सुनकर मुझे इससे घिन महसूस हो रही थी। वो इंतहाई मक्कार और खुद गर्ज लड़की थी और मैं कई सालों की दोस्ती के बावजूद भी इसका असल चेहरा देख नहीं सकी थी। मैंने एक ज़ोरदार लात अपने पैरों के दरमियान रखे दियों पर मारी जो मेरे भाई ने रखे थे और शमाइला से नफरत से कहा कि तुम्हें जो चाहिए ऐसे ही ले लो, लेकिन मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। मैंने एक नज़र अपने भाई की तरफ डाली और कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि आप शादी के बाद भी नहीं बदलेंगे। फिर कैसे अपनी बीवी के बहकावे में आकर आप मुझ पर ही जादू करना शुरू हो गए? मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। रोज़ रोज़ झगड़ने लगी थी। उसे ज़्यादा पैसों की लालच थी, बड़े घर में शिफ्ट होना था और फिर वो उम्मीद से हुई तो इस बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहती है। मैं जितना कमाता था सब इस पर खर्च कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो दिन रात सिलाई मशीन पर बैठी रहती, ये कहकर कि इसे मज़ीद पैसे चाहिए ताकि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जमा कर सके। और फिर एक दिन न जाने उसे कैसे पता चल गया कि ये घर तुम्हारे नाम है। वो मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैं ये घर इसके नाम ट्रांसफ़र कर दूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं तुमसे ऐसी बात कर सकता। लेकिन फिर इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो अपनी और मेरे बच्चे की जान ले लेगी। और वो कहने लगी कि घर के कागजात पर तुम खुद ब खुद दस्तखत कर दोगी अगर हम ये एक छोटा सा अमल कर लें। मैं अपने बच्चे की खातिर इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया और इसीलिए मैंने ये काला अमल शुरू किया था। इस काले अमल से तुम खुद ही कुछ ही दिनों में ये घर शुमाइला के नाम पर ट्रांसफ़र कर देती। भाई की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। भाई रोज़ रात को मेरे पैरों में दिए जला रहे थे और मेरी भाभी मेरी उतरी हुई कमीज़ पर कोई काला इल्म कर रही थी। इसीलिए मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और मेरे दिल में हर वक्त यही बात आती थी कि शायद मैं किसी भी वक्त मर जाऊंगी, क्योंकि दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे मौत नज़र आने लगती थी। मैंने घर के कागजात अगर दस्तखत करके भाभी के नाम भी करती तो शायद मौत की नींद सो जाती और ये घर खुद ब खुद मेरे भाई भाभी का हो जाता। लेकिन अगर भाई या भाभी अपने मुंह से मुझसे ये घर मांगते तो भी मैं इनकार ना करती। मेरा सब कुछ तो मेरे भाई और भाभी के लिए ही तो था। मैं तो बस मोहब्बत की भूखी थी, क्योंकि बहुत पहले मैंने अपने रिश्तों को खो दिया था, मगर मेरे भाई ने अपनी होने वाली औलाद की ज़िंदगी की खातिर मेरे साथ ये खेल खेला। इस बात का मुझे बहुत अफसोस था। मैंने भाई से कहा कि आप कागजात बनवा लें, मैं खुद दस्तखत कर दूंगी। भाभी बहुत शर्मिंदा थे भाई बहुत शर्मिंदा थे, मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी लालची बीवी की बातों में आ गया, अपने बच्चे की खातिर ये हरकत कर बैठा। मगर मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहा था। जब इंसान का दिल ही टूट जाए तो फिर शिकवे शिकायतें करने का भी दिल नहीं रहता। इसीलिए मैंने खुद ही सारे कागजात तैयार करवाए और ये घर भाई के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। शमाइला से बातचीत मैंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। वो तो मेरी उतरी हुई कमीज़ों पर जादू करने वाली औरत थी और मैं इससे मोहब्बत की कैसे उम्मीद रख सकती थी। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, मैंने उससे कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। वो फ़ौरन राज़ी हो गया और फिर उसने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। भाई मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन अब मुझे अपने भाई भाभी से एक चीज़ की भी तमन्ना नहीं थी। अगर आम हालात होते तो शायद मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह बड़े अरमान और ख्वाहिशात के साथ अपने घर से धूमधाम से रुखसत होती, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। इसीलिए मैं खामोशी से अपने शौहर के साथ ये घर छोड़ गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे भाई का फ़ोन आया। वो बहुत ज़ारो-कितार रो रहे थे और फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा ज़ाया हो गया है। वो बच्चा जिसके हमल की खबर भी मेरी भाभी ने मुझसे छुपाई थी, इसके ज़ाया होने की खबर भाई ने रो रो कर मुझे सुनाई थी। अपने भाई के आंसू पर मेरा दिल पसीज गया। मैं सब कुछ भुलाकर अस्पताल पहुंची तो शमाइला की हालत बहुत ख़राब थी। भाई रोते हुए कहने लगे कि जो लोग काला जादू करते हैं, इनकी औलाद जिंदा नहीं रहती। ये बात मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक बयान में मैंने ये बात सुनी थी कि काला इल्म करने वालों के बच्चे मर जाते हैं। इस दिन से ही मेरे दिल में ये डर बैठ गया था और आज देखो मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और अब शमाइला कभी भी माँ नहीं बन सकती।
मैं भाई को दिलासा देकर शमाइला के पास पहुंची तो उसने अपना मुंह फेर लिया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाही, तुम्हें मारना चाहा, तुम्हारा घर अपने नाम करवाने के लिए तुम पर जादू करवाया, और देखो आज वो मेरी औलाद ही नहीं रही कि जिसका मुझे बेहतर मुस्तकबिल चाहिए था, और ना ही अब मैं कभी माँ बन सकती हूँ। शमाइला के आंसू मुझे तकलीफ दे रहे थे। मैंने आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया और कहा कि शायद खुदा को यही मंजूर था। मैंने इसे दिल से माफ़ कर दिया था, और अपने भाई को भी। आज मेरा भाई और मेरी भाभी इसी घर में एक खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी भाभी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है। मैं जब भी जाती हूँ वो मुझसे माफ़ी मांगती है, जबकि मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ। मैं बस यही सबसे कहना चाहती हूँ कि इंसान को कभी भी पैसे के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि वो ज़िंदगी में हासिल रिश्तों को कुर्बान कर दे, जैसे शमाइला ने किया था। अगर वो घर अपने नाम ना करवाना चाहती तो भी वो घर उसी का था। मैं कभी वो घर अपने भाई से ना लेती, ना मुझे किसी चीज़ की लालच थी। मैं तो बस रिश्तों की भूखी थी, और शमाइला ने इन्हीं रिश्तों को कुर्बान करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी।